दिस इज योर क्लास 6 चैप्टर 1 एमसीक्यू ज्योग्राफी। शुरू करेंगे यहाँ से। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में दैट वी विल स्टार्ट एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एमसीक्यू। टुडे वी विल डील विद चैप्टर 1, कक्षा 6, अध्याय पहला। द टॉपिक इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था पिछली बार कि यू कैन गो एंड डाउनलोड द एनसीईआरटी बुक फ्रॉम देयर वेबसाइट। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास फिजिकल बुक है देन यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट बुक एज वेल। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्लीज आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड इवन मोर। आप मेरे साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप में से जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है वो आगे बढ़े। पहला सवाल, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन सेज, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज फॉर हिंदी मीडियम, और मेरी अपनी मीडियम मिक्स रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की। ठीक है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। ओके, क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फुल मून एंड न्यू मून। अब सबसे पहली बात है, क्या आप लोग समझते हैं फुल मून न्यू मून का मतलब क्या है? व्हाट डज फुल मून मीन? पूर्णिमा। व्हाट डज न्यू मून मीन? अमावस्या। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट full moon and new moon. First statement is, full moon night can be seen only once in about a month's time. ध्यान दीजिएगा, full moon night can be seen only once, सिर्फ एक बार दिखता है in about a month's time. मोटा मोटी एक महीने के वक्त में पूर्णिमा की रात सिर्फ एक बार दिखती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, on new moon night the moon cannot be seen at all. अमावस्या की रात को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब जरा यहां पे एक सेकंड के लिए आप लोग पॉज करेंगे फ्रेंड्स, जरा ध्यान दीजिए फॉर्मेटिंग के ऊपर। ये जो करेक्ट वर्ड लिखा है, मैंने जानबूझ करके अपने एमसीक्यूज के इस चैप्टर में करेक्ट वर्ड को बोल्ड में लिखा है। ठीक है, यूपीएससी ऐसा हर बार नहीं करेगा। इनफैक्ट होता यह है, कई बार यूपीएससी पूछ देगा कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। प्रीलिम्स के टाइम यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, काफी प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर। हालांकि पता नहीं प्रेशर होता क्यों, प्रेशर बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बिकॉज वक्त सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टाइम। वक्त की कमी बिल्कुल नहीं होती, नॉट इवन इन सीसैट पेपर ऑल्सो। ठीक है, तो प्रेशर तो पहली बात कि बिल्कुल लेना नहीं है आपको। एनीवेज, बट क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि कहीं वक्त कम ना पड़ जाए, तो माइंड पे प्रेशर रहता है। ठीक है, यूपीएससी क्या करता है, वो लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। अब जो कैंडिडेट है, अगर उसने गलती से इनकरेक्ट वर्ड नहीं पढ़ा तो वो गलत ऑप्शन टिक कर देगा। तो जिस सवाल में कैंडिडेट को फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो फुल मार्क्स तो मिले नहीं, उल्टा और नेगेटिव मार्क्स मिल गए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स डन बाय कैंडिडेट्स। ये बहुत ही कॉमन गलती है। करेक्ट इनकरेक्ट ये वर्ड बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये गलती मेरे से भी हो चुकी है, कई बार हुई है। मैंने खुद के लिए क्या किया पहले आपको बता देता हूं। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो मैं बाद में पढ़ूंगा। मैं पहले ये दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा और देखूंगा ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। जैसे कि व्हेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, तो मैं ये करूंगा दैट सबसे पहले मैं जब स्टेटमेंट को पढ़ रहा होता हूं, या मैं नहीं तो ज्यादातर कैंडिडेट्स इसी तरह से करते हैं, ऐसा नहीं कि टेक्निक मेरी है, कैंडिडेट्स की टेक्निक ये होती है
कि जब वो स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त जो उसमें कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन किया और वहीं पे टिक किया या फिर क्रॉस किया। इसका मतलब क्या होता है? टिक करने का मतलब कि स्टेटमेंट आपकी सही है, क्रॉस करने का मतलब कि स्टेटमेंट आपकी गलत है। अभी हमने यहां से क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, अभी यहीं तक आए हैं, फिर भी हम टिक या क्रॉस करेंगे। इफ वी नो फॉर श्योर, यहां तुक्का नहीं करना, अगर आपको श्योरली पता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है तो आप स्टेटमेंट को पढ़ते ही टिक या क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ऑन न्यू मून नाइट द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल, टिक। मुझे पता है कि ट्रू है, अगर मान लीजिए मुझे पता है कि ये ट्रू है, टिक कर दूंगा। अगर मान लीजिए मुझे पक्का पता है गलत है तो क्रॉस कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर नीचे आके देखूंगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मैं देखूंगा कितने टिक हुए, दोनों टिक हुए, ये हो गया। अगर दोनों क्रॉस हुए तो ऑप्शन डी हो गया। तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट की जो प्रॉब्लम है, आपको इस प्रॉब्लम से बचना है। बचने का एक तरीका मैंने आपको बताया, जो मैंने खुद भी फॉलो किया है, कई सारे कैंडिडेट इस तरीके को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अगर आप कोशिश करें तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में जितना कि अर्थ का आपका रोटेशन टाइम है। ठीक, तो मून जो है वो साइकिल्स में कवर करता है अर्थ को। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू हैं कि फुल मून कैन बी सीन ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम एंड न्यू मून नाइट मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं यूजिंग सम फिगर्स। देखिए, फुल मून एंड न्यू मून जो है ये बेसिकली डिफरेंट शेप्स ऑफ मून के नाम होते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अगर आप इसके परिक्रमा करने के तरीके को देखेंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम न्यू मून। न्यू मून का मतलब क्या हो गया? अमावस्या की रात। ठीक है, अब आपका मून जो है वो यहां पे, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ये न्यू मून है और अमावस्या की रात है, और सन इस तरफ है, तो सन के सारे रेज ऐसे आ रहे हैं और फिर बाउंस बैक कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस नो कि मून डज नॉट जनरेट इट्स ओन लाइट, मून मेयरली रिफ्लेक्ट्स द लाइट इंसिडेंट अपॉन द मून विच एक्चुअली कम्स फ्रॉम द सन। तो ये है आपका वीक 1। फिर आगे बढ़े तो ये देखिए क्रेसेंट शेप बन गया, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस्लाम धर्म में। और आगे बढ़े वीक 2 पे आ जाइए तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, इसमें आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द मून इज विजिबल, और फाइनली थर्ड वीक में आपका फुल मून इज विजिबल। दिस इज कॉल्ड एज पूर्णिमा की रात। ठीक, उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे देन अगेन द साइकिल रिपीट्स, इट इज कॉल्ड एज वेनिंग किबॉस। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में फिर से हाफ, फिर वेनिंग क्रेसेंट, देन फाइनली न्यू मून। तो ये जो आपके सामने फिगर है फ्रेंड्स, दिस फिगर शोज द अपीयरेंस ऑफ मून ओवर अ 1 month टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट। ये मान लीजिए अगर 1 तारीख है किसी महीने की, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में करीब करीब 30 दिन का वक्त आप ब्रॉडली मान सकते हैं। वैसे तो 28 डेज का टाइम होना चाहिए, बट इन अबाउट अ मंथ्स टाइम इज अ फ्रेज बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चन, तो आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज दिस थिंग हैपन? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मून डज नॉट जनरेट इट्स ओन लाइट, तो whatever we see in the sky as moon is possible only because of the light reflected by moon. And which light is reflected by moon? The light coming from sun is reflected by moon. That is why जब ये अमावस्या की रात होती है तो आप देखिए मून पे कोई भी सनलाइट ऐसा नहीं है जिसको कि मून रिफ्लेक्ट करे अर्थ की तरफ, so that we can see moon from earth. On the other hand, जब फुल मून की रात होती है, all the light falling on moon is reflected back to earth.
तो आपको फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, आपके सामने कुछ टेक्स्ट है, अगर आप चाहें इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। यही सब मैंने वैल्यू एडिशन किया है इन एवरी क्वेश्चन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ना कि आपको सिर्फ ऑप्शन बता दूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अनलेस आई पुट सम फिगर, जब तक कि मैं आपके सामने कोई फोटो या कोई इलस्ट्रेशन लेकर नहीं आऊंगा, आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी चीजों को क्लियरली ग्रैस्प करने में। अब मेरा ऐसा मानना है कि इस फिगर को अगर आपने समझ लिया तो आज के बाद आप फुल मून, न्यू मून, फेजेस ऑफ मून वगैरह में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू द सेलेस्टियल बॉडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको टिक करना है कि सही है या गलत है। करेक्ट इनकरेक्ट को आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका दूसरा प्रश्न है। The celestial bodies consist of all shining objects in the night sky, including the sun and the moon. देखिए, celestial body जो होता है ना, उसमें अपनी खुद की रोशनी भी हो सकती है या फिर वो किसी और की रोशनी को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब शाइन के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो सेल्फ जनरेटेड हीट या लाइट, जैसे कि सन करता है, या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसे कि मून करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक कीवर्ड है यहां पे, ऑल। अब देखिए, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है? नॉर्मली यूपीएससी एस्पिरेंट से मानकर चलते हैं कि जिस किसी स्टेटमेंट में ऑल वर्ड का यूज हो रहा हो, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। ये नॉर्मली यूपीएससी एस्पिरेंट्स का माइंडसेट है। आपको सही बता रहा हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, कि जिस किसी स्टेटमेंट में ऑल वर्ड लिखा है वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में मत उतारिएगा प्लीज। ठीक, ऑल वर्ड या ऐसे कोई एक्सट्रीम वर्ड, ऑलवेज, ऑल, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करती है यूपीएससी अपने स्टेटमेंट्स में। लेकिन आपके लिए बात पहले से मान लेना कि जिस किसी स्टेटमेंट में ऑल लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, गलत है, ये बात आपके लिए सही नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह की धारणा अपने माइंड में प्लीज ना बनाएं कि एक्सट्रीम वर्ड्स अगर लिखे होंगे तो स्टेटमेंट गलत होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यही डेफिनेशन होता है आकाशीय पिंडों का, सेलेस्टियल बॉडीज। एनीथिंग, सन हो, मून हो, कोई कॉमेट हो, इवन मीटियोराइट हो, एस्टेरॉइड हो, कुछ भी हो, ऑल ऑफ देम आर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। क्यों? क्योंकि या तो उसकी खुद की लाइट होगी या फिर वो सन की लाइट को सिंपली रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए, ऑल। अगेन ऑल वर्ड देखा तो डू नॉट थिंक दैट कि ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, आई एम सॉरी, all celestial bodies are very big and are made up of hot gases. अब देखिए, all celestial bodies are very big, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, छोटे छोटे मीटियर्स हो सकते हैं। आपको पता है कूपियर बेल्ट के बारे में, आपको पता है एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में, यू नो अबाउट द ओर्ट क्लाउड, है ना। तो आकाश में कोई छोटी सी भी बॉडी अगर हो ना, तो भी उसको सेलेस्टियल बॉडी माना जा सकता है। तो ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग जरूरी नहीं है, एंड आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। भाई, सन बना है हाइड्रोजन हीलियम से, ठीक है, वो स्टार है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। लेकिन एस्टेरॉइड्स जो हैं या प्लैनेट्स जो हैं, उसमें कई सारे प्लैनेट्स तो रॉकी प्लैनेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, इट इज नॉट ऑलवेज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो मैंने इसको पहले क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट आइए, स्टार्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट। अब ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टार लाइक सन, बेटलीगुइज, पोल स्टार, ये सारे के सारे स्टार्स हैं, दे आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज एज वेल,
और इनका अपना हीट एंड लाइट होता है। वाई? बिकॉज इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चल रहा होता है। दे जनरेट देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर द सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट इन द एंटायर यूनिवर्स। अब एक टिक है, एक क्रॉस है, एक टिक है। सवाल क्या कह रहा है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा हो गया? टू ओनली, टू ओनली, टू ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, शुरुआत से इस स्टेटमेंट को पढ़ के वहीं पे टिक कर रहे हैं। इफ आई नो, गेस वर्क नहीं करना। जैसे लेट अस से कि मुझे पहला स्टेटमेंट जो है ना, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। मान लीजिए अगर आपको डाउट होगा तो, मान लीजिए कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी और आपको आ गया डाउट। आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब जो पहला स्टेटमेंट है, यू आर नॉट श्योर, तो आप यहां पे कुछ भी टिक नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट यू नो इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट यू नो इज राइट, ठीक है। बट अबाउट द फर्स्ट डू नॉट नो कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब आप फंस गए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी सही आंसर होगा ABCD में से, उसमें ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होना चाहिए। तो बस यही स्टेटमेंट्स बच रहे हैं आपके, यही ऑप्शंस बच रहे हैं आपके। अब अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं पता नहीं कि वेदर इट इज करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट, तो आप फंस गए। तो आपके पास 50-50 का गेम हो गया, KBC की तरह। अगर आप कहेंगे 2 ऑप्शंस हटाओ, तो क्या पता KBC 2 ऑप्शन हटा दे, फिर आप क्या करेंगे? अब आप देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो कितना सिंपल स्टेटमेंट है, बट मे बी यू आर कंफ्यूज्ड। व्हाई? बिकॉज एक तो ऑल वर्ड आ गया और मे बी यू डू नॉट नो अबाउट दिस स्टेटमेंट। अब इतनी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी सिर्फ NCERT क्लास 6 में, इट इज नॉट एनीवेयर एल्स। बिकॉज सेलेस्टियल बॉडी एक ऐसा टर्म है जिससे हम लोग डेली अपने को कंसर्न करते नहीं है, डेली न्यूज में आता भी नहीं है। बट ये स्टेटमेंट में जो ऑल वर्ड है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक में है, वो भी क्लास 6 में। अगर आपने नहीं पढ़ा क्लास 6 की NCERT बुक, 50% चांस, ठीक है। दैट इज वाई फ्रेंड्स, रीडिंग NCERT बुक इज इंपॉर्टेंट। और अगर यहां पे अगर आप बाकी UPSC एस्पिरेंट्स की तरह हो गए कि ऑल है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत ही होगा। तो आपने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर D। UPSC ने बोला NCERT इज राइट, यू आर रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दैट इज वाई यू सी NCERT बुक्स आर सो इंपॉर्टेंट। एनीवेज फ्रेंड्स, अगेन आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आया है, कुछ फोटोज हैं, आप चाहे तो इनको देखें, आप इनको समझें। आंसर आपका ऑप्शन नंबर C होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। और ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ये वाली इतना पोर्शन पैराग्राफ, ये NCERT बुक से ही लिया गया है। देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। NCERT ने यूज कर दिया ऑल वर्ड, तो बस इसको ही मानना है फिर, देयर इज नो डिस्प्यूट। Some celestial bodies are very big and hot, like those stars. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके सामने एक छोटा सा ये फोटो है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आपके लिए, बस ये कुछ फेमस स्टार्स के नाम है। जैसे बेटलीगुइस फेमस स्टार है, सीरियस फेमस स्टार है ना, वेगा फेमस स्टार है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक दो नाम आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली कोई अगर आपसे पूछ दे कि सन के अलावा किसी और स्टार का नाम बताओ, तो आप हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार का नाम मत बोल देना। देयर आर अदर स्टार्स एज वेल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं तो पोल स्टार है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न, तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न, कक्षा 6, अध्याय 1 भूगोल। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिलेशंस, नक्षत्र, मेष, लोगों की राशियां होती है ना, नक्षत्र। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दीज आर वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? स्टार्स जो आसमान में दिखते हैं
उनको देखकर मनुष्य सोचता है कि इस स्टार का जो पैटर्न है या इन स्टार्स का जो पैटर्न है वो एक भालू को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी बैल को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी पॉटर को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। इंसान की अपनी इमेजिनेशन है जो कि सदियों से इंसान देखता आ रहा है। तो दीज आर वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, एब्सोल्युटली करेक्ट। उर्सा मेजर और बिग बेयर, मैंने कहा ना एक भालू का पैटर्न भी आता है। बिग बेयर इज द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन एंड इज पार्ट ऑफ सप्तर्षि। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। उर्सा मेजर और बिग बेयर ये एक ही कॉन्स्टेलेशन के दो नाम हैं। जैसे उर्सा मेजर एक उर्सा माइनर भी होता है, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन है। तो उर्सा मेजर और बिग बेयर मतलब एक ही कॉन्स्टेलेशन के दो नाम हैं। इज द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन एंड इज पार्ट ऑफ सप्तर्षि। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना फ्रेंड्स, इसके दो पार्ट हैं स्टेटमेंट के, एंड से पहले और एंड के बाद। एंड से पहले वाला जो पार्ट है ना ये बिल्कुल सही है। ये अगर आपने कभी भी आसमान की तरफ देखा होगा अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उन्होंने जरूर आपको बताया होगा इस कॉन्स्टेलेशन के बारे में, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टेलेशन है अर्सा मेजर, इसमें जो स्टार्स है ना उनमें से कुछ स्टार्स मिल करके सप्तर्षि कहलाते हैं। कहने का मतलब कि अर्सा मेजर के अंदर सप्तर्षि एक पार्ट है, और स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अर्सा मेजर इज अ पार्ट ऑफ सप्तर्षि। ये सेकंड पार्ट गलत है स्टेटमेंट का, रिवर्स इज ट्रू। रादर सप्तर्षि इज अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर। मैं आपको दिखाऊंगा फोटो में भी। सो दिस एंटायर स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। चूज द करेक्ट आंसर, सो वन ओनली, ठीक है। मैं आपको भी फोटो दिखाता हूं, इट विल बिकम क्लियर टू यू। अब देखिए इसको। आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन विच इज मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल सप्तर्षि। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर, एंड स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट। अब आपके पास जो ये फोटो आप देख रहे हैं, इसमें जो स्टार्स आप देख रहे हैं, these are together called as the अर्सा मेजर। इन स्टार्स को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो इट लुक्स लाइक अ बेयर, जिसका आउटलाइन यहां पे दिया हुआ है। इसे ही कहा जाता है आपका अर्सा मेजर, ठीक है। इस अर्सा मेजर के अंदर सप्तर्षि इज अ पार्ट। कैन यू फाइंड आउट वेयर इज सप्तर्षि इन दिस? मैं आपको चीज एक्चुअली एज अ होमवर्क देना चाहता हूं। आप जरा फाइंड आउट करिएगा इसके अंदर सप्तर्षि कौन सा है। There is a group of 7 stars here which is called as Saptarshi. It is visible inside this Ursa Major only. अब वो कौन से 7 स्टार हैं ये आपको पता करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सप्तर्षि नाम क्यों पड़ा इसका। देखिए, सप्तर्षि इज एक्चुअली संधि ऑफ 2 वर्ड्स सप्त एंड ऋषि। एज पर हिंदी और संस्कृत आप बोल सकते हैं it is sandhi of 2 words sapt and rishi. It is certainly a group of 7 stars only, but these stars have been named after the Indian mythological priests, ठीक है। 7 ऋषियों का बहुत इंपॉर्टेंस है हिंदू धर्म में। उन्हीं 7 ऋषियों के नाम पर सप्तर्षि नाम पड़ा, जो कि इस अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है, ठीक है। अब आप इस फिगर में फाइंड आउट करेंगे Where are those 7 stars? ये बस एक्सरसाइज है आपके लिए। It will not come in prelims as such, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जो फिगर है आपके सामने फ्रेंड्स, ये कुछ फेमस जो कॉन्स्टेलेशंस हैं स्काई में उसकी एक फिगर है। आप देख सकते हैं इसमें कैप्रिकॉर्न, सैगिटेरियस, स्कॉर्पियस एंड सो ऑन। ये जो कॉन्स्टेलेशन, इनके नाम पे ही राशियों के नाम रखे जाते हैं, जिसको फिर लोग कोशिश करते हैं पता करने की फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर छोड़िए, फिलहाल स्काई को देखिए, स्काई में ये सब होने वाला है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द फेमस कॉन्स्टेलेशंस। अगर आपको कुछ नाम तो पता होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि इतने ही कॉन्स्टलेशन है, कई सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं, बट कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। दिस स्टार इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बस इतना ही काफी है आपके लिए, बिकॉज एक ही स्टार पॉसिबल है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है। इट इज कॉल्ड एज योर पोल स्टार। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग ध्रुव तारा। So this star indicates a particular direction. It always remains in the same position in the sky. Its position can be located with the help of the Saptarshi. It was used in ancient times to determine the directions during the night. Which one of the following is that star? Pole star. Simple सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने के पीछे एक पर्पस है। पर्पस ये है कि पोल स्टार के बारे में आप लोग थोड़ा सा और जानें, आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे इस पोल स्टार के बारे में, क्योंकि जो पोल स्टार है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास जब यूरोपियन पावर्स ने वेंचर आउट किया टू फाइंड आउट न्यू कॉलोनीज, तो नेविगेट कैसे करते थे? एक तरीका था मैग्नेटिक कॉम्पास का यूज करना, एक तरीका था पोल स्टार का यूज करना, बिकॉज पोल स्टार विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सो पोल स्टार के बारे में थोड़ा आप लोग और जानें और पढ़ें, बस यही पर्पस है। इसके अलावा पोल स्टार पे बेस कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप देखिए, ये जो है एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है स्क्रीनशॉट। दिस इज योर नॉर्थ स्टार। आप धरती पे कहीं भी खड़े हो, ठीक है, अगर आप नॉर्थ स्टार को लोकेट कर पा रहे हैं, देन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। And if you are looking towards the north direction, then east will be on your right, west will be on your left, south will be on your back. Clear है? This is the importance of pole star. It helps us to locate the directions. ठीक है? तो pole star will help you to locate the direction, and pole star will always point towards the north. इसीलिए pole star का एक दूसरा नाम भी, it is also called as your north star. इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ध्रुव तारा, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ हमेशा पॉइंट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में एक वर्ड लिखा है पॉइंटर स्टार। ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉइंटर स्टार जो है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पोल स्टार। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉइंटर स्टार इज सेम एज पोल स्टार। क्यों? क्योंकि माइंड में आपका रहेगा कि पोल स्टार पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पोल स्टार का दूसरा नाम पॉइंटर स्टार रख दिया हो किसी ने। ऐसा नहीं है। पॉइंटर स्टार इट इज अ पार्ट ऑफ सप्तर्षि, एंड सप्तर्षि इज अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर और बिग बेयर, तो इट मींस पॉइंटर स्टार इज अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर। पॉइंटर स्टार ऐसा है कि इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, then it will point to the pole star. ठीक है, then only it will point to the pole star. बिग बेयर का पार्ट होता है सप्तर्षि, सप्तर्षि का पार्ट होता है आपका पॉइंटर स्टार। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉइंटर स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम पोल स्टार। सी, इस तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऑफ फ्रेम हो सकता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है कि स्टार जो आपके सामने है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनीवन कैन आंसर इट, बट इसके जो ऑप्शन में पॉइंटर स्टार लिखा है, that is something which you should also know apart from knowing about the pole star. ध्रुव तारा के बारे में तो जान चुके हैं आप, बट उसके अलावा आपको पॉइंटर स्टार के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आई थिंक दिस शुड बी योर क्वेश्चन नंबर 5। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों के संदर्भ में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट्स आ गए ना आपके पास, तो पढ़ेंगे और उसको टिक करेंगे राइट या रॉन्ग करके। Planets are celestial bodies that have their own heat and light. Celestial body तो होते हैं, बट उनके पास क्या अपनी हीट और लाइट होती है? नहीं। क्या धरती से लाइट निकलती है? नहीं। तो धरती दिखती कैसी है? सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके। और कैसे? Any celestial body which does not generate its own heat and light will be visible only when some star's light is reflected off its surface. Second statement के ऊपर आइए।
ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ्स। ऑल प्लैनेट्स, देखिए ऑल वर्ड आ गया ना, यूपीएससी माइंडसेट क्या बोलेगा, गलत होगा, ऐसा नहीं है। ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ्स। एक डाउट आता है कि फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ्स ये वर्ड सही है कि नहीं। देखिए स्टेटमेंट में ना फ्रेंड्स तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक तो ऑल, एक मूव अराउंड द सन और एक फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ। अगर ये तीनों पार्ट सही हुए तभी तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही हो पाएगा, राइट। प्लैनेट का मतलब क्या होता है, जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहा हो, तो ऑल वाला पार्ट तो ठीक है और सेकेंड पार्ट की मूव अराउंड द सन भी ठीक है। अब ये फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ्स के ऊपर थोड़ा सा आपको आइडिया और देता हूं मैं। पहले तो ये बताइए कि जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है या नहीं। ऑफ कोर्स सर्कुलर नहीं होता, कोई भी चीज यूनिवर्स में परफेक्ट नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता। ना तो अर्थ का शेप बिल्कुल राउंड या स्फेरिकल है, वो भी डिफरेंट शेप है, ना ही अर्थ का ऑर्बिट या किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट सर्कुलर होता है। एलोंगेटेड का मतलब क्या हुआ, खिंचा हुआ। नॉर्मली जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल शेप के होते हैं। नॉर्मली द ऑर्बिट्स आर इन इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल शेप का मतलब जैसे कि एग का शेप, अंडे का शेप, वैसा। फिक्स्ड, अब इस पॉइंट को लेकर के जो थोड़े साइंटिस्ट किस्म के लोग होंगे, जो यूपीएससी से भी बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि सर यूरेनस का ऑर्बिट चेंज होता है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो ये फिक्स्ड वर्ड गलत है, आप इस पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दीजिए। आप समझिए इस चीज को, ये जो फिक्स्ड वर्ड है वो टेक्निकली गलत है, इट इज टेक्निकली रॉन्ग। क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून वगैरह इनके ऑर्बिट्स में चेंज होता है, इवन अर्थ के ऑर्बिट में भी माइनर चेंजेस होते हैं। बट देन द पॉइंट इज कि क्या आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहां पर कि एक जनरलिस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप वहां पे इतना स्पेशलिस्ट नॉलेज लगा सकते हैं क्या? सोचिए, जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, उसके ऑर्बिट में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, यूरेनस में ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये फिक्स्ड वर्ड जो है ये टेक्निकली रॉन्ग है। ये बात बिल्कुल सही है कि फिक्स्ड वर्ड गलत है, ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। बट मेरा ये कहना है, क्या यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप इतना स्पेशलिस्ट नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहेंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका सही मान के चले आप स्टेटमेंट को, बिकॉज ऑल प्लैनेट्स डू मूव अराउंड सन इन एलोंगेटेड पाथ्स। हाँ, उसमें थोड़े मोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं, बट अगर आप उसको इस एक्सट्रीम तक लॉजिक को ले जाएंगे तो फिर आपका ये स्पेशलिस्ट एग्जाम में रह करके, सॉरी जनरलिस्ट एग्जाम में रह करके बन जाएगा स्पेशलिस्ट एग्जाम। आप इस स्टेटमेंट को इसकी फेस वैल्यू पे ट्रू मान लीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आइए। मरकरी इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अर्थ का ट्विन मरकरी को तो बोला नहीं जाता, पहली बात तो ये। दूसरा, अर्थ का ट्विन अगर किसी को बोलना भी है तो वो प्लैनेट सन के पास है, इससे उसका क्या रिलेशन? भाई अगर आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है तो वो आपके जैसा दिखेगा ना कि आपके पेरेंट की तरह। तो सन का इसमें कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अर्थ का ट्विन किसी और प्लैनेट को बोला जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट आंसर कौन सा बताओ। इनकरेक्ट है आपका 1 और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर, ठीक है। योर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर। अब देखिए, आपका पहला स्टेटमेंट था क्या प्लैनेट्स खुद का हीट और लाइट जनरेट करते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड पाथ, ठीक है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। अब ये स्टेटमेंट मैंने लिया है आपके एनसीईआरटी बुक में से ही, तो कहने का मतलब ये कि आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको यूपीएससी विल गिव मोर वेटेज देन योर स्पेशलिस्ट नॉलेज या पीएचडी का टॉपिक कि प्लैनेट्स के ऑर्बिट कैसे चेंज होते हैं विद टाइम। तो जनरलिस्ट तरीके से सोचना है, एक सामान्य ज्ञान की बात है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे
देन यू विल रियलाइज कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नहीं तो मे बी आप फिर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देते। यूपीएससी एग्जाम में फ्रेंड्स स्पेशलिस्ट नॉलेज को नहीं देखा जाता, या किसी भी पीसीएस एग्जाम की अगर आप बात करें वहां पर स्पेशलिस्ट नॉलेज को नहीं देखा जाता है, एक जनरल नॉलेज की टेस्ट होती है बस, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने नॉलेज के डेप्थ का नहीं, नॉलेज के ब्रेथ का एग्जांपल देना है। ओके, एक और क्या रह गया था आपका, हाँ, अर्थ ट्विन कौन है? मरकरी नहीं होता है अर्थ का ट्विन। आप बताएं अर्थ का ट्विन क्या होगा? यहां पे भी कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्स होना चाहिए अर्थ का ट्विन। कई सारे लोगों ने बचपन में शायद कभी सुना हो या डिस्कवरी चैनल पे कोई शो देखा हो जिसमें कहा गया होगा कि मार्स पे इंसान अपनी कॉलोनीज बसाने का प्लान कर रहा है, मार्स पे एक्सप्लोरेशन भेजे जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या मार्स पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। इस वजह से हो सकता है कि आपके दिमाग में बैठ गई हो ये बात कि मार्स अर्थ का ट्विन है। गलत बात, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोल दिया कि वीनस इज द ट्विन ऑफ अर्थ। और ऐसा क्यों बोला? ट्विन का मतलब क्या होता है? दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो वीनस जो है ना, उसका साइज और शेप इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड एज योर अर्थ्स ट्विन। हेंस इट इज कॉल्ड एज योर अर्थ्स ट्विन। साइज और शेप अगर होगा ना ठीक, तभी तो उसे अर्थ का ट्विन कहेंगे। अच्छा, अब यहां पे आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एड ऑन इंफॉर्मेशन देखिए आपके लिए क्या है। अभी जस्ट मैंने बात की आपसे क्या मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को, कंपनीज रॉकेट्स भेजना चाहती हैं मार्स के ऊपर कि मार्स पे क्या ह्यूमन कॉलोनीज बसा सकते हैं या फिर नहीं। यहां पे मैंने एक कंपैरिजन शीट दिया है बिटवीन वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसको बहुत डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडली बात यह है कि डू यू नो व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आप इतना समझते हैं तो बस आपको मैं एक लाइन समझाऊंगा और आपको ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। दिस थिंग वी ऑल नो, और यही तो कारण है कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी बातें करते हो, कहते हैं कि डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हाई है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। मानते हैं इस बात को? जितना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। दैट इज वाई ऑन वीनस टेम्परेचर इज वेरी हाई। और टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या वाटर लिक्विड फॉर्म में सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, वो वेपोराइज हो जाएगा। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में सरवाइव करेगा ही नहीं तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर आप मार्स को देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। इतनी कम है कि मार्स सफिशिएंटली वार्म टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता, हेंस इट रिमेन्स वेरी कोल्ड। अब जब वो कोल्ड हो जाएगा तो क्या लिक्विड वाटर सरवाइव कर सकता है वहां पे? नहीं, वो तो सारा का सारा कंडेंस होकर के आइस बन जाएगा। जब लिक्विड वाटर ही नहीं तो लाइफ कैसी? ब्रॉडली आप ये मत कहना कि सर बैक्टीरिया ही मिल सकता है वगैरह वगैरह, मिल सकता है, अभी तक मिला तो है नहीं, ठीक है, बट ब्रॉडली लाइफ तो सर्वाइव हो नहीं सकती वहां पे। तो ये कंपैरिजन शीट है वीनस, अर्थ और मार्स का। आपको ब्रॉडली ये जानना था कि वीनस में CO2 बहुत ज्यादा है और इस CO2 के ज्यादा होने की वजह से वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर आर वेरी हाई। वाटर कैनॉट सर्वाइव एज लिक्विड, वाटर विल वेपोराइज, ठीक है, ओके। लेकिन वीनस को ही अर्थ का ट्विन बोला जाता है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि मार्स बहुत पास में है अर्थ के और मार्स पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन कॉलोनीज बनाने की, तो मार्स ही ट्विन होगा। नो, वीनस इज द ट्विन, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। मे बी क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए ये। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप में से किसी ने भी गलती करी
ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन इसका आंसर ऑलमोस्ट हर किसी को आता है, भले प्रिपरेशन करी हो या ना करी हो। जैसे आप लोगों को याद होगा कुछ नेमोनिक इसके बारे में, तो उसका आप लोग यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कम्स योर मरकरी, देन कम्स योर वीनस, देन कम्स योर अर्थ, देन कम्स योर मार्स, देन इज योर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? इट इज सेइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन के सबसे पास जो है उसको सबसे पहले रखना। अब इसमें देखो आप, वीनस सेकंड नंबर पे आएगा तो 2, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स एंड फाइनली जुपिटर। 2 4 1 3, इट इज योर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। एक निमोनिक है जो कि शायद एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स। निमोनिक क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसका मतलब पता नहीं क्या है, बट जो भी है निमोनिक है, चाहे तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग कि माई, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड देन एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, और ये आपके सामने एक फोटो है जिसमें कि आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। जो वर्ड प्लैनेट है, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई व्हिच मींस वॉन्डरर्स। अब ये इंफॉर्मेशन भी आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। ठीक है, ग्रीक वर्ड होता है प्लैनेटाई व्हिच मींस वॉन्डरर्स। थोड़ा सा आपका वक्त और लूंगा इस क्वेश्चन में। ये वॉन्डरर वर्ड जो है, इस वर्ड को क्यों लिया गया फॉर डिस्क्राइबिंग प्लैनेट्स? बिकॉज प्लैनेट्स वॉन्डर अराउंड द सन। प्लैनेट्स सन के चारों तरफ वॉन्डरिंग करते हैं या घूमते हैं, दैट इज वाई। चलिए एक और छोटा सवाल, ये प्लैनेट्स का जो शेप देख रहे हैं आप, ये मोस्टली राउंड क्यों है? कोई और शेप पॉसिबल क्यों नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट स्फेयर है, बट राउंड ही तो है मोस्टली। कोई और शेप पॉसिबल क्यों नहीं था? ये आप लोग सोचिएगा, और आप में से जिन लोगों ने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की थ्योरीज को पढ़ा है ना, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। राउंड शेप जो है ना, उसमें प्लैनेट के सर्कुलेशन का मोमेंटम और उसकी शेप की स्टेबिलिटी का बेस्ट ब्लेंड पॉसिबल होता है। एक सर्कुलर शेप या राउंड शेप की बॉडी में मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसको मिल सकती है। दैट इज वाई प्लैनेट्स जो है ऑटोमेटिकली राउंड शेप में बनते गए। इसके बारे में क्लास 11th की एनसीईआरटी में कुछ लिखा है, जब उसकी बारी आएगी तो आपको बताऊंगा मैं। बट फिलहाल के लिए बस एक नॉर्मल सा सवाल कि प्लैनेट्स राउंड क्यों होते हैं? बिकॉज इस शेप में मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसको मिल सकती है along with the momentum to revolve around the sun. नेक्स्ट आइए, this should be your question number 7 I think. Consider the following statements regarding solar system. सौर मंडल के बारे में कुछ बातें कही गई, जरा देखिए। The solar system consists of the sun, 9 planets, satellites and some other celestial bodies. अब यहां एक प्रॉब्लम हो गई, 9 planets कैसे लिख दिया? How come 9 planets? How come 9 planets? Planets तो 8 है। Pluto is no longer a planet. ये डेवलपमेंट भी कुछ साल पहले हुई। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लाइक एस्टेरॉइड्स हो गए, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, ये सब चीजें हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि 9 नहीं 8 होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखा जाए, द सन प्रोवाइड्स ग्रेविटेशनल पुल दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। The sun provides a gravitational pull that binds the solar system. देखिए, सोलर सिस्टम जो है उसके सेंटर पे तो सन है, और सन के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है। प्लैनेट्स के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द सन प्रोवाइड्स द ग्रेविटेशनल पुल दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये स्टेटमेंट ब्रॉडली आपका सही है। दिस स्टेटमेंट इज ब्रॉडली करेक्ट, क्योंकि सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उनके सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ब्रॉडली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द सन इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार एंड इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये डिस्टेंस तो ठीक है, बट सेकेंड नियरेस्ट स्टार कैसे पॉसिबल है? सन इज इनफैक्ट द नियरेस्ट स्टार ओनली। अब सवाल क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन कौन से हो गए? 1 and 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इसको चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आई एम सॉरी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज प्लूटो हैज बिकम ड्वार्फ प्लैनेट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही बाइंड करता है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को। स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज सन इज द नियरेस्ट स्टार। ठीक है, अब आइए यहां पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें कि प्लूटो के साथ क्या नाइंसाफी हो गई। प्लूटो ने ऐसा क्या गुनाह किया कि इसको हमने प्लैनेट्स की कैटेगरी से ही हटा दिया। ठीक है, मोस्टली होता है ये कि हमारे माइंड में बैठा रहता है ये वाला वर्ड कि नवग्रह, 9 ग्रह हैं। ठीक है, मरकरी से लेकर के प्लूटो तक, बट प्लूटो तो अब है नहीं, तो अष्टग्रह 8 ही ग्रह बचे। प्लूटो के साथ क्या हुआ? प्लूटो की डिस्कवरी जो है अबाउट 1930s में क्लाइड टॉमबॉग नाम के एक साइंटिस्ट ने यूएस में करी थी। कैसे? ऑफ कोर्स बाय लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप। ठीक है, प्लूटो की कई सारी फोटोज और पिक्चर्स न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने ली हैं। फाइनली हुआ यह था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो कि एस्ट्रोनॉमी के साथ डील करती है। इसने ये बोला कि देखो, कोई भी अगर प्लैनेट है ना, तो प्लैनेट बनने के लिए 3 मापदंड है। अगर ये तीनों मापदंड को सेटिस्फाई करता है कोई भी बॉडी, तब तो वो जा करके प्लैनेट कहलाएगा। अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा। यहां क्राइटेरिया उनको देख लेते हैं। पहला ये है कि इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सही बात है भाई, अगर कोई प्लैनेट है तो वो अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ जाएगा ना, वो अर्थ हो, जुपिटर हो, मार्स हो, प्लूटो हो। प्लूटो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। प्लूटो इस कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल करता है। प्लूटो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगेन उसकी ऑर्बिट में चेंजेस होते रहते हैं, बट ऑर्बिट तो करता है। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज सफिशिएंट मास टू एज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ नियरली राउंड शेप। अभी कुछ देर पहले मैंने सवाल पूछा था आपसे कि भाई ये बताओ कि प्लैनेट्स का शेप राउंड क्यों होता है। मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ मोमेंटम एंड स्टेबिलिटी, ये दोनों एक साथ पॉसिबल है अगर शेप राउंड होगा तो। उसका टेक्निकल नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत बड़ा शब्द है, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ना कभी इस शब्द का इस्तेमाल करना किसी में भी यूपीएससी में या फिर इंटरव्यू में। आपको बस राउंड शेप का ध्यान रखना है। प्लूटो का शेप भी राउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे तो देख लीजिए, यहां पर अगर प्लूटो होता वो भी राउंड शेप का ही होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी प्लूटो सेटिस्फाई करता है। थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट में सबसे डोमिनेंट बॉडी होगा। उसने अपने ऑर्बिट में अपने आसपास के जो कचरा, मलबा या कुछ भी बचा होगा फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, वो सब वहां से साफ कर दिया होगा। बेचारा प्लूटो यहां मार खा गया। प्लूटो खुद इतना छोटा सा ग्रह है कि उसने अपने ऑर्बिट को क्लियर करने की क्षमता नहीं है। प्लूटो हैज नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, क्या रह गया, आपको बताऊंगा।
बट ये जो क्राइटेरिया है, सिर्फ इस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करने की वजह से प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता। तो प्लूटो को क्या माना जाता है फिर? प्लूटो को हमने कहा कि देखो भाई, तुम प्लैनेट तो हो नहीं। तो प्लूटो ने पूछा क्या हूं मैं? हमने बोला तुम बन गए हो अब ड्वार्फ प्लैनेट, छोटा प्लैनेट। अब ये एक नया टर्म है ड्वार्फ प्लैनेट। इसके बारे में अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई बहुत डिटेल जाने की जरूरत तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए इस बारे में। मैं आपको ये बताता हूं कि प्लूटो के आसपास और क्या ऐसा मिला कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया एंड इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट। कुछ देर के लिए आप लोग अर्थ के बारे में सोचें। अर्थ तो एक प्लैनेट है, वी ऑल एग्री। अर्थ जो है वो ऑर्बिट करता है सन का, एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्थ जो है राउंड शेप का है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्थ हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ये बात भी करेक्ट है अर्थ के लिए। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट किस्म के लोगों ने ये डाउट पूछा कि सर मून तो है, मून तो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास ही है, अर्थ ने तो मून को अपने से दूर नहीं किया ना, तो अर्थ हैज नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरहुड। देखिए, अर्थ जो है उसके आसपास मून जा रहा है। मून अर्थ का एक सैटेलाइट है, इसका एक उपग्रह है, ठीक है। उपग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां पे। अगर क्लियरिंग द नेबरहुड की बात करें तो सैटेलाइट से क्लियर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट से भी क्लियर कर लेंगे तो फिर तो जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स भी प्लैनेट नहीं कहलाएंगे। क्लियरिंग द नेबरहुड का मतलब यह है कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था उस टाइम जितना मटेरियल या मास था जिसके थ्रू सोलर सिस्टम बना, उसमें से कुछ मास बच गया। काफी सारा मास तो सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो मास बच गया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स जो आपके कुपियर बेल्ट में है, ओर्ट क्लाउड में है, इन जगहों पे जो छोटे छोटे मलबे बचे हैं उनसे क्लियर कराना है, जो कि अर्थ के चारों तरफ बिल्कुल नहीं है, मरकरी के चारों तरफ बिल्कुल नहीं है, वीनस पे भी नहीं है, मार्स पे भी नहीं है। इनफैक्ट जो भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, दे ऑल आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी दैट दे हैव क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्लूटो? प्लूटो जो है, अगर आप उसके ऑर्बिट को देखेंगे, ये रहा प्लूटो और मान लीजिए ये रहा सन, और बीच में आपके बाकी 8 प्लैनेट्स आते हैं। प्लूटो जो है उसके आसपास एक बहुत विशाल क्लाउड है जिसका नाम है ओर्ट क्लाउड। अभी ओर्ट क्लाउड क्या है? बादल। बादल में क्या होता है? बस उसमें आपको आर पार दिख नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ओर्ट क्लाउड में आपका रेमिनेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम है। देयर आर रेमिनेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, गैस, डस्ट पार्टिकल, स्मॉल रॉकी मटेरियल्स एंड सो ऑन। तो प्लूटो बेचारा अपने आसपास के ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया, इसीलिए ये जो थर्ड क्राइटेरिया है इसको फुलफिल नहीं करता है प्लूटो, एंड हेंस प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट, इज ओनली अ ड्वार्फ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, और स्पेशली ये कि प्लूटो कौन सा पार्ट सेटिस्फाई नहीं करता, थर्ड पॉइंट जिसको प्लूटो सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मे बी योर क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी सूर्य से 5वां निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है, और अपने साइज के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट हैज ए जियोइड शेप, ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। इट हैज ए जियोइड शेप एंड 1/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 1/4 तो नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा है। इवन मोर देन 2/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हालांकि ये वाला पार्ट सही है, जियोइड शेप का तो वो है। अर्थ का जो शेप है इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, इट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर, इट इज अ जियोइड शेप। अब ये शेप क्या होता है आपको आगे बताऊंगा मैं, बट फिलहाल के लिए आपका ये स्टेटमेंट तो गलत है। इट इज द ओनली प्लैनेट टू हैव फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। इट का मतलब अर्थ के बारे में बात कर रहे होंगे, ये बात तो सही है, सिर्फ धरती पे ही जीवन है, आप मैं धरती पे ही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3 ओनली। ठीक है, सिंपल सवाल है, लेकिन जरा आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहां पे आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम सन एंड इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट एज पर द साइज। ठीक है, स्टेटमेंट ने क्या किया, 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर दिया था। इस तरह का खेल भी यूपीएससी कर सकती है आपके साथ, किसी एक स्टेटमेंट में आपस में ही इंटरचेंज कर दे पोजीशन या डेटा को, और आपको लगे कि ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कहावत है ना इंग्लिश में कि सूक्ष्म ज्ञान बहुत खतरनाक है। मान लीजिए अगर आपने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ रखा, आपको याद होगा कि अर्थ जो है ना उसका 3 और 5 2 रैंक तो होते हैं, इंटरचेंज का यूपीएससी ने अपना गलत टिक कर दिया। हालांकि स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आपसे गलती नहीं होगी इसमें, बट जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आइए, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई द शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है जियोइड शेप का। जियोइड जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। जैसे अर्थ की जब बात करते हैं तो ये फोटो हमेशा ध्यान में आती है, गोल, सुंदर, पानी से भरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ। ठीक है, एक्चुअली में अर्थ है इस शेप का, ये बिल्कुल भी गोल नहीं है ना, थोड़ा चिपटा है। चिपटा इन द सेंस ये है कि ये जो पोल्स है ना इसके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस किया हुआ है। जैसे अगर ये अर्थ है, अगर आप इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे प्रेसिंग हो जाएगी इसकी, इसे कहते हैं फ्लैटनिंग। इसका मतलब ये है कि पोल्स पे फ्लैटनिंग है, चपाट है। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, नॉट 1/4। ठीक है, अर्थ इज यूनिक प्लैनेट क्योंकि सिर्फ यहीं पे आपका CO2 की मात्रा इतनी भर है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद भी लाइफ सपोर्ट की जा सके। ठीक, तो ये है आपके अर्थ के शेप की कहानी। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इक्वेटोरियल डायमीटर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर। इस फैक्ट को भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने बोला कि सर अर्थ का सेंटर ये है, ठीक है, तो अगर आप यहां से इक्वेटर के लॉन्ग अगर रेडियस लेंगे, लेटर से कैपिटल R, कुछ वैल्यू आएगा 6400 कुछ किलोमीटर, और अगर आप इस सेंटर से पोल के तरफ रेडियस लेंगे, लेटर से स्मॉल r, you will always find that capital R is greater than your small r, always। इसका मतलब ये कि इक्वेटोरियल रेडियस इज स्लाइटली मोर देन दी पोलर रेडियस। ठीक है, अर्थ का जो शेप है उसका एक और नाम है ओब्लेट इलिप्सॉइड स्लाइटली फ्लैटेंड। ठीक है, बेसिकली जियोइड वर्ड का डेफिनेशन है। तो अर्थ जो है सो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, इट हैज गॉट अ जियोइड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैटेलाइट्स। उपग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ सैटेलाइट कैन ओनली बी अ सेलेस्टियल बॉडी, नेचुरल, which also moves around the sun in the same way as the planets do. A satellite can only be a celestial body, natural, which also moves around the sun in the same way as the planets do. थोड़ा सोचेंगे इस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट पे आइए, Our Earth has more than one satellite including the moon. गलत बात है। All planets of our solar system have their own moons. गलत बात है। कई सारे प्लैनेट्स के पास तो अपना सैटेलाइट भी नहीं है, कई नहीं, कुछ के पास, ज्यादातर प्लैनेट्स के पास तो अपना सैटेलाइट है। अब सवाल ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
अभी स्टेटमेंट 1 पे थोड़ी असमंजस है, मैं डिस्कस करता हूँ क्या, बट इन एनी केस आपके आंसर में 2 और 3 तो नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर बी फंस रहा है, एक ऑप्शन नंबर डी फंस रहा है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन या स्टेटमेंट 1 सॉरी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सैटेलाइट कैन ओनली बी अ सेलेस्टियल बॉडी व्हिच आल्सो मूव्स अराउंड द सन इन द सेम वे एज प्लैनेट्स डू। इस स्टेटमेंट ने कुछ पार्ट्स करिए। देखिए, जब भी कोई स्टेटमेंट ना आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा, आप उसे कुछ पार्ट्स करिए एंड ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी पार्ट। मैं दिखाता हूं कैसे। सैटेलाइट कैन ओनली, हाँ ओनली वर्ड जैसे ही आ गया यूपीएससी माइंडसेट विल से गलत स्टेटमेंट है, जस्ट होल्ड ऑन। सैटेलाइट कैन ओनली बी अ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब नेचुरल, विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन द सेम वे एज प्लैनेट्स डू। which also moves around the sun. Also word is very important here. देखिए, नॉर्मली सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक उपग्रह, डेफिनेशन क्या होती है? विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट, बस। लेकिन प्लैनेट खुद मूव कर रहा है अराउंड द सन, तो इसका मतलब कि सैटेलाइट इज ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, तो सैटेलाइट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। अब थर्ड पार्ट पे आइए। इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स डू। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ द प्लैनेट एट इट्स सेंटर। तो ये दोनों पार्ट आपके सही हैं। उसके बाद देखिए, सैटेलाइट कैन ओनली बी अ सेलेस्टियल बॉडी नेचुरल। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी तो कोई चीज होती है। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई चीज होती है, देन स्टेटमेंट 1 शुड बी रॉन्ग। चलो अब शुरू करेंगे यहां से। ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? वो भी तो कोई चीज है। तो एक बात बताइए, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट परिक्रमा नहीं करती क्या धरती की? करती है, और धरती सन के चारों तरफ जा रहा है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी उसके साथ ही सन के चारों तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ओनली वर्ड है यहाँ पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो हुई, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो, लाइक आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट सैटेलाइट, रोहिणी सैटेलाइट। और नेचुरल नहीं होना है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच क्या था? डिफरेंट अप्रोच ये था कि मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट 1 को रोक कर रखा कि पहले बाकी दोनों स्टेटमेंट देख लो। अब ये जो अप्रोच है ना, इसको आप लोग प्लीज फॉलो करें यूपीएससी एग्जाम में भी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आप जब भी क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा आपके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ के छोड़ दिए, आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, अब वो स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आ रहा और उसकी वजह से आप आंसर टिक नहीं कर पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं, आप आगे बढ़िए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं होना है, whether it is UPSC or any other state PCS examination. Do not get stuck at any question. कोई भी सवाल हो, do not get emotionally attached कि यार इतना सिंपल सवाल भी नहीं होता मेरे से, क्या एग्जाम दूंगा मैं? ऐसा नहीं है, एग्जाम आप देंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा। Do not get stuck anywhere. जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट जो है मैंने जानबूझ के रोक कर रखा कि थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस को और चैनलाइज करूं। बाकी दोनों स्टेटमेंट हमने देख के क्रॉस कर दिया कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हमने देखा ऑप्शन अभी भी फंस रहा है, वापस आए, इसको हमने पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके देखा। इसे कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। मतलब कि आप जो है पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके देखिए, सारे पार्ट्स को चेक करिए, इंडिपेंडेंटली सोचिए। कई बार क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट अगर बहुत लेंथी स्टेटमेंट हो गया फ्रेंड्स, इफ सम स्टेटमेंट इज अ वेरी लेंथी स्टेटमेंट, तो ना उसमें एक बार में समझ में नहीं आता कि क्या करें, ट्रू है या फॉल्स है। वहां पे आपको ये मॉड्यूलर अप्रोच काम आएगा। आप उसके पार्ट्स तोड़िए, एक एक भाग को चेक करिए, ये पार्ट सही है कि नहीं, ये पार्ट सही है कि नहीं, ये पार्ट सही है कि नहीं, उसके बाद फाइनली आंसर को टिक करिए। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वाई? बिकॉज आर्टिफिशियल बॉडी भी कुछ हो सकती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कुछ हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज अर्थ के बाद एक ही सैटेलाइट है। Not all planets have the moons. For example, Mercury and Venus, they don't have any moon of their own. ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है कि किस प्लैनेट के कितने मून है। मरकरी 0, Venus 0, अर्थ इज हैविंग 1, मार्स 2, जुपिटर 80, सैटर्न 83, यूरेनस 27, नेपच्यून 14. व्हाट अबाउट प्लूटो? What about प्लूटो? आप कहेंगे सर प्लूटो तो प्लैनेट है ही नहीं। सही बात है, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। बट जब वो प्लैनेट माना जा रहा था, यानी 2006 के पहले, क्या इसके पास कुछ सैटेलाइट्स थे या नहीं थे? ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड आउट कि क्या प्लूटो के पास कुछ सैटेलाइट्स थे या फिर नहीं थे जब उसे प्लैनेट माना जा रहा था, यानी साल 2006 से पहले की बात है। वैसे आपको फोटो देख के लग जाएगा इसका आंसर, बट स्टिल प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट, या कम से कम ये पता कर लें कि अगर प्लूटो के पास सैटेलाइट्स थे तो क्या उनकी संख्या अर्थ के सैटेलाइट से ज्यादा थी या कम थी या बराबर थी। ठीक है, एनीवेज, तो ये आपके सामने फ्रेंड्स एक छोटा सा टेबल है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स ईच एंड एवरी प्लैनेट हैज गॉट। अब इस वाले फोटो में मैंने कुछ फेमस सैटेलाइट्स के नाम रखे हैं। दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैटेलाइट। यू कैन सी जुपिटर हैज 80, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4-5 के ही नाम दिए हुए हैं। कुछ फेमस सैटेलाइट्स का नाम है बस। जैसे अर्थ का एक ही है मून, तो ये फेमस तो होगा ही, तो देखते भी हमेशा इसको। मार्स के 2 हैं, फोबोस एंड डिमियोस। जुपिटर का आयो सैटेलाइट फेमस है बिकॉज इस पे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। यूरोपा इज ऑल्सो फेमस। गैनीमीड बहुत बड़ा साइज का है इसलिए फेमस है। आई थिंक गैनीमीड इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। प्लीज वेरीफाई दिस, क्या गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम और नॉट? ये भी आपके लिए एक होमवर्क है। कैलिस्टो अगेन वेरी फेमस। सैटर्न, तेथिस काफी फेमस है, और इसमें टाइटन सैटेलाइट भी काफी फेमस। उसी तरह से आपके यूरेनस और नेपच्यून के भी दिए हुए। ठीक है, यू शुड नो अबाउट सम ऑफ द नेम्स। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कहां पे है? सैटर्न पे है। ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द मून। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। सर्टेनली मून का डायमीटर कम तो है अर्थ से, लेकिन क्या हाफ है या नहीं ये आपको जानना चाहिए। आपको क्या लगता है, हाफ होना चाहिए? और आप कहेंगे सर हमें क्या पता, अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे बताएं हाफ है या 1/4 है या 1/6 है। देखिए, एक ना एस्टिमेट करने की भी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी कोई ऐसा फैक्ट पूछ दे जो कि कहीं किसी और बुक में नहीं लिखा है, लेकिन इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस देन यू कैन से कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। चांद जो है उसकी साइज को देखिए और उम्मीद करिए क्या उसका डायमीटर यानी कि रेडियस हाफ ऑफ अर्थ होना चाहिए, हाफ से कम होना चाहिए, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। दिस एस्टिमेट यू कैन मेक, दिस एस्टिमेट यू कैन मेक। ठीक है, अच्छा आएंगे इसके ऊपर वापस, पहले आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये, इतना ही डिस्टेंस है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 30 डेज। ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए आज का, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, फुल मून, न्यू मून, है ना। स्पिन टाइम ऑफ द मून इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। ये भी मैंने आपको आज फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब आप आ जाइए ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन क्या कहता है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ बचता है। बट इफ यू लुक एट ऑप्शंस,
ऑप्शन तो डिफरेंट है। नाउ व्हाट विल यू डू? अब आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि मेरा जो जनरलिस्ट नॉलेज था उसके बेसिस पे जो ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, ये तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। अब क्या करें? तो सबसे पहले तो आप आ जाइए अपने स्टेटमेंट नंबर 1 पे। इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? इसलिए बिकॉज diameter of moon is less than or about 1/4 of the diameter of earth। ये एस्टिमेट तो आप लगा सकते हैं। वैसे भी आप जरा इस बात को सोचिए कि मून जो है उसके फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर ये पूछे कि मून फॉर्म कैसे हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? मोस्ट ऑफ द थ्योरीज से कि मून वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन्स ऑन अर्थ। बाहर से कोई बहुत बड़ी कॉमेट आई, वो अर्थ के साथ कोलाइड हुई। इस कॉलिजन की वजह से जो अर्थ का मटेरियल यूनिवर्स में स्कैटर हो गया, वो धीरे धीरे कॉन्सोलिडेट करके मून बन गया। मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो क्या कोई सैटेलाइट अपने पेरेंट प्लैनेट के हाफ साइज का हो सकता है क्या? इट्स टू बिग अ साइज। इसलिए स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आइए अपने ऑप्शंस के ऊपर। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका 1 वाला तो सही बैठ रहा है फिर। ठीक है, 1 वाला आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन भी तो आपका आंसर हो नहीं सकता फिर। ठीक है, बच का गया आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी। अब आप देखिए 1 1 1 आ रहा है, तो 3 भी साथ में आएगा ही आएगा। मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। आप कहेंगे सर आपने बोला था कि 1 महीने में मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम जाता है, फिर स्टेटमेंट गलत कैसे है? गलत इसलिए है क्योंकि ये इन अबाउट 30 डेज जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है इन अबाउट 30 डेज, इसको आप एग्जैक्ट अगर करके देखेंगे, इट विल बिकम 28 डेज। इट इज एग्जैक्टली 28 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। अब सारा का सारा प्रॉब्लम आ रहा है आपका स्टेटमेंट नंबर 4 पे, विच सेज दैट स्पिन टाइम ऑफ द मून इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि मून को भी उतना ही वक्त लगता है स्पिन करने में इतना कि अर्थ को लगता है। दैट इज वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अर्थ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। या स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट, hence it cannot be in the option, hence your answer is option number A, which are not correct। तो आपका ये हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन के अप्रोच को फिर से आप देखिए। These are the kind of mind games that UPSC can also play with you। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करते वक्त हम लोग काफी प्रेशर में होते हैं और हड़बड़ी मीन्स गड़बड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन में अप्रोच को देखा आपने। अप्रोच क्या था? देखिए, अप्रोच हमेशा क्लियर रखिएगा आप लोग। जो आपको श्योरली पता हो, यू नो 100% कि राइट है या रॉन्ग है, पहले उसको देखिए। डू नॉट मेक गेस वर्क एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अप्रोच, कभी भी नहीं। जैसे ये जो पहला स्टेटमेंट है, आई वॉज श्योर, लेकिन हाफ ऑफ द अर्थ साइज बोल रहा है। लेट अस से आई एम नॉट श्योर, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट को उस समय छोड़ दिया कि अभी इसके साथ कोई पंगा नहीं लेना है। आई डू नॉट नो हाफ है 1/4 है, कितना होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं आगे चला। अब आगे चला, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स। दिस आई नो फॉर अ फैक्ट कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने इसको टिक कर दिया।
थर्ड स्टेटमेंट, इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 30 डेज। अब देखिए ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा था कि सही है, आपका भी कहना होगा कि सर ये स्टेटमेंट तो सही है, बात बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको पहले लिख ही किया था कि इन अबाउट लिखा है ना, हाँ ठीक है, 4 हफ्ते का टाइम लगता है, 28 डेज का, अबाउट 30 डेज का टाइम लिख दिया, क्या गलत है, मैंने टिक कर दिया था इसको। फोर्थ स्टेटमेंट इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, कि ये तो बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि यही रीजन है that why only one side of the moon is visible to earth, बिकॉज मून को भी अपने एक्सिस पर रोटेट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम अर्थ को लगता है अपने एक्सिस पर रोटेट करने में। इट्स ऑल्सो करेक्ट। अब जब मैंने ऑप्शन देखना शुरू किया तो मुझे लगा आंसर क्या टिक करूं, देन आई अगेन वेंट बैक टू क्वेश्चन, देन आई थॉट कि पहला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत होगा, बिकॉज सैटेलाइट का डायमीटर हाफ ऑफ प्लैनेट हो जाए, इट लुक्स इम्प्रैक्टिकल, सो दिस एस्टिमेट यू कैन मेक। क्रॉस कर दिया, तो आपके आंसर में स्टेटमेंट नंबर 1 तो होना ही चाहिए था, तो इट मीन्स दैट कि आपके जो आंसर हैं उसमें ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है एज आंसर। तो 1 का ऑप्शन अवेलेबल है, 1 इज हियर, 1 इज हियर, 1 इज हियर, दिस ऑप्शन इज देन रूल्ड आउट, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब जहां जहां 1 है वहां 3 को तो आना ही है, हमने कहा चलो ठीक है, इन अबाउट लिखा है तो मे बी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया, इसलिए इसको रूल आउट कर दो। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन 2 आई नो फॉर फैक्ट इज करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन गया। अब आपका सारा खेल हो गया ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर, सिंस ऑप्शन नंबर 4 इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, सो इट हैज टू बी करेक्ट, हेंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स ये जो अप्रोच है आप लोग प्लीज इसको भी फॉलो करिए, वट एवर यू नो फॉर श्योर पहले उसको ही टिक करेंगे, गैस वर्क बिल्कुल लास्ट ना करना है, ठीक है। वट एवर यू नो इज 100% रॉन्ग और 100% राइट, पहले उसके बेसिस पे आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में लेट अस से देयर वाज अनदर ऑप्शन सेइंग 1 ओनली, I would have ticked that option, क्योंकि in about 30 days स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है 27 डेज, तो क्या हुआ, in about 30 days ऑल्सो करेक्ट। एनीवेज फ्रेंड्स, आपके पास आपके सामने स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन है इसका, आप जरा इसको देखिए कि मून्स डायमीटर इज ओनली 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, यानी मून का रेडियस भी 1/4 ऑफ द अर्थ होगा। अच्छा, रेडियस अगर 1/4 है, जरा बताइए उसका सरफेस एरिया कितना टाइम्स होगा अर्थ का, इट इज r², सो 1/16। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, r³ यानी कि 1/64, ठीक। फिर स्टेटमेंट ये भी कहता है कि इट अपीयर्स, यानी कि मून अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इसलिए काफी बड़ा दिखता है। बट कोई सैटेलाइट अपने प्लैनेट का हाफ रेडियस ले ले, इट इज नॉट पॉसिबल, वो भी तब जब वो सैटेलाइट इसी प्लैनेट से टूट कर निकला है। अगर कोई चीज हाफ में अगर आप उसको तोड़ देंगे तो एक पार्ट प्लैनेट और एक पार्ट सैटेलाइट बन जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो ये मेरा लॉजिक था ऑप्शन या स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस इसको याद रखेंगे आप लोग प्लीज, moon takes 27 days to complete one movement, and yes, it takes exactly the same time to complete one spin as that of earth, that is why only one side of moon is visible to us on the earth, ठीक है। so this you can see कि moon का एक near side होता है, एक far side होता है। what do you understand by near side? that side of moon which is always visible to earth. what is meant by far side? that side of moon which is never visible to earth. ऐसा क्यों? because moon will take exactly the same time to spin as that of earth, ठीक है। और मून जो रोटेट करता है अर्थ के चारों तरफ, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, उसकी वजह से मून के डिफरेंट फेजेस आते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया भी था, फुल मून, न्यू मून, क्रेसेंट शेप, वही फोटो यहाँ पे भी है, ठीक है। Let's move to next question. It should be a question number 11, I think.
Consider the following statements about asteroids and meteoroids. Asteroids and meteorites both orbit around the sun. थोड़ा सोचेंगे इस बारे में, ठीक है, क्योंकि एस्टेरॉयड तो करते ही हैं, व्हाट अबाउट मीटियोराइट्स वो देखना पड़ेगा अभी, लेट यू नो, या सोचेंगे अभी। सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर आए, meteorites are found between the orbits of Mars and Jupiter. Absolutely wrong. It is the asteroids which are found between the orbits of Mars and Jupiter. ठीक है? Third statement. Sometimes asteroids enter the Earth's atmosphere with flashlight opposite to the direction of their movement. अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट सुनने में देखने में सही लग रहा है, बट एक्चुअली में ये स्टेटमेंट जो आपका रॉन्ग है। वाई? एस्टेरॉयड अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो आपको पता है क्या होगा? तबाही होगी। एस्टेरॉयड बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होते हैं। इट इज एक्चुअली मीटियोरॉइड्स विच come inside the Earth's atmosphere, and when they enter the Earth's atmosphere, then due to the friction with air, they start to burn. जैसे जब कोई रॉकेट या कोई सैटेलाइट वापस जब अंदर आती है अर्थ के ऑर्बिट में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो जो एयर मॉलिक्यूल से जब क्रैश करते हैं वो, तो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट दे स्टार्ट टू बर्न। इसीलिए कोलंबिया स्पेस शटल का डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, बिकॉज द मोमेंट दे एंटर इनटू एटमॉस्फेयर दे विल कोलाइड विद एयर मॉलिक्यूल्स, दे विल स्टार्ट टू बर्न। ठीक है, अच्छा, व्हेन दे स्टार्ट टू बर्न तो क्या होगा? हीट और लाइट निकलेगा। अब अगर मीटियोराइट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो हीट और लाइट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है, सब कुछ सही है एक्सेप्ट द फैक्ट कि एस्टेरॉयड नहीं मीटियोराइट्स होते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एस्टेरॉयड तो रिवॉल्व करते ही हैं अराउंड द सन, मीटियोराइट्स का थोड़ा सा डाउट लग रहा था। कोई बात नहीं, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है। क्वेश्चन पूछा रहा जो फॉलोइंग आर करेक्ट, तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, एस्टेरॉयड्स दे डू मूव अराउंड द सन, ये बात तो बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट मीटियोरॉइड्स? मीटियोरॉइड्स जो है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, सो बाय डिफॉल्ट दे आल्सो ऑर्बिट द सन। ठीक, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं एक बार। लेट अस लुक एट द फोटो हियर। ये रहा आपका सन। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो ये है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड का बेल्ट है। What does it have? It has various asteroids like what? Asteroids are like rocky material, small pieces of rock, large pieces of rock. ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट में कई सारे एस्टेरॉयड्स मिलते हैं आपको, इसमें से कुछ एक के नाम आप जान लीजिए, लाइक सिरिस, ये बहुत ही फेमस एस्टेरॉयड है, वेस्टा, पलास एंड हाइगिया। एक और एस्टेरॉयड है आपका बेन्नू। ठीक है, all of these are famous asteroids. All asteroids come from the asteroid belt which lies between Mars and Jupiter. All the asteroids they come from the asteroid belt which lies between Mars and Jupiter. ठीक है, इसके अलावा there is another belt which is called as Kuiper belt. इसको लोग गलती से कुपियर बोल लेते हैं, तो कुइपर बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, कुइपर बेल्ट जो है वो बहुत आगे है। कुइपर बेल्ट जो है ना वो नेपच्यून से भी आगे मिलता है। और अब देखिए, ये रहा आपका छोटा सा प्लूटो और ये रहा आपका कुइपर बेल्ट। अब आपका जो 3 क्राइटेरिया थे टू डिफाइन प्लैनेट, उसमें थर्ड क्राइटेरिया अगर आप याद करेंगे वो क्या था? इट शुड हैव क्लियर्ड इट्स नेबरहुड। अब आप देखिए, प्लूटो जो है उसके नेबरहुड में भी कुइपर बेल्ट है, जिसमें कि बहुत सारे रेमिनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन बाकी हैं। इसी में से एक रेमिनेंट है प्लूटो। कुइपर बेल्ट में आपके कई सारे छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलते हैं, लाइक प्लूटो। एक और एग्जांपल है, इसका नाम है मिक। इसका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मे बी योर 12th क्वेश्चन होगा ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। सवाल कह रहा है कौन कौन से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है कि आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हम आकाशगंगा गैलेक्सी का ही तो हिस्सा है। सेकेंड, अ गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स ओनली। ओनली वर्ड आ गया, क्या करें? यूपीएससी माइंडसेट विल से कि जहां ओनली ऑलवेज इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड आ रहे हैं स्टेटमेंट गलत होगा, बट ठीक है अभी थोड़ा होल्ड करते हैं इसको। थर्ड स्टेटमेंट, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिवर्स। ये स्टेटमेंट आपका ब्रॉडली सही है। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मिलियंस क्यों, बिलियंस क्यों नहीं? तो मेरा सवाल ये है कि आपको पता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है? नहीं पता है तो मिलियंस कौन सा गलत वर्ड है? ब्रॉडली सही है। अब सवाल पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन से हैं, चूज करिए। तो आपके ऑप्शंस में 1 और 3 तो आंसर में आ नहीं सकता। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली वर्ड। इस बार यूपीएससी माइंडसेट सही हो गया। देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको रिवर्स भी जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर आपने ऑप्शन देख के क्यों बता रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 सही है गलत है? आपको तो पता होना चाहिए था सर। पता होना चाहिए था, सही बात है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में तो कोई चीज होती है। वैसे यहाँ पे कह रहा है गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। अब मिलियंस ऑफ स्टार्स तक ये वाली लाइन बिल्कुल सही थी। जैसे ही ओनली आ गया गलत हो गया। क्यों? तो गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स हो सकते हैं, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सिर्फ स्टार्स क्यों होंगे? कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, आप चाहें तो उसको देख लें। मेन चीज ये है आपको दिखाना कि आवर सन इट इज ओनली 1 in a billion स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और हम लोग इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है, बिल्कुल कोने में छोटी सी जगह पे है। ये जो बड़ा सा स्पाइरल शेप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज योर मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोग सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं किसी कोने में। तो खुद को स्पेशल मत मानिए कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में, अपने गैलेक्सी तक के सेंटर में नहीं हम लोग। ओके, तो हम लोग एज पे हैं और ये आपका मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। वाई? बिकॉज अगर आप क्लियर क्लाउडलेस नाइट को अगर आसमान की तरफ देखें तो यू कैन सी अ वेरी पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ वाइट क्लाउड। इट सीम्स एज इफ मिल्क इज फ्लोइंग इन द स्काई, इसलिए इसका नाम मिल्की वे रखा गया। ये हमारी अपनी गैलेक्सी है, बट देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे कुछ गैलेक्सीज के नाम लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इनके कुछ नाम को आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर गैलेक्सीज। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका ये सेशन। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ, ताकि कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। जैसे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस दे हैव रिंग्स अराउंड देम। किसी और प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स नहीं है, सिर्फ इन 3 प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग्स हैं। इसमें भी जो सैटर्न है इसके रिंग मोस्ट प्रोमिनेंटली विजिबल है। इसके रिंग्स मोस्ट प्रोमिनेंटली विजिबल हैं। जुपिटर और यूरेनस के रिंग्स उतने प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं है, बट सैटर्न का आप जब भी फोटो देखेंगे ऑलवेज यू विल सी रिंग्स आर शोन। शनि ग्रह चारों तरफ रिंग्स बिल्कुल दिखते हैं। अब ये रिंग्स क्या हैं, क्यों हैं? देखिए रिंग्स हैं कुछ नहीं, बेसिकली जो आपके रेमिनेंट बच गए फ्रॉम द प्लैनेटरी फॉर्मेशन, ग्रह बनने की प्रक्रिया में जो मलबा बच गया वो चारों तरफ रिंग्स की तरह ऑर्बिट करने लगा। अब एक ही सवाल ये उठता है कि बाकी ग्रहों में क्यों नहीं ऑर्बिट करता? इसके ऊपर कोई कंप्लीट साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बस हम लोग यही मान कर चलते हैं कि हाँ इन 3 प्लैनेट्स के आसपास के डेब्री को क्लियर नहीं कर पाए और ये सब रिंग्स का पार्ट बन गए, बस। सैटर्न के जो रिंग्स हैं उसको तो डिस्कवर किया गया था फ्रॉम अर्थ इन 16th या 17th सेंचुरी ओनली। गैलीलियो गैलीली ने भी देखा था सैटर्न के रिंग्स को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोलर वर्ड या सन गॉड वर्ड कहां से आता है?
तो जो ये सोल वर्ड है ये रोमन माइथोलॉजी से आता है, इसका मतलब ही होता है सन गॉड। ठीक है, सोल वर्ड कम्स फ्रॉम रोमन माइथोलॉजी विच मीन्स सन गॉड। तो वहीं से सोलर वर्ड का भी इंग्लिश में यूज हम लोग करते हैं। राइट तरफ अगर आप आएंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा फोटो है। इन दिस फोटो यू कैन सी डिफरेंट प्लैनेट्स एंड देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मरकरी को सन के चारों तरफ घूमने में 88 डेज का टाइम लगता है, तो ये हो गया मरकरी के लिए 1 ईयर। एक साल का मतलब क्या होता है? सन के चारों तरफ घूमने बराबर वक्त। ठीक है, वो हो गया। मरकरी को अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में वक्त लगता है 59 डेज का, ये हो गया इसके लिए 1 डे। अब आप बोलेंगे सर ये 88 डेज क्या है, ये कौन से डेज हैं? ये बेसिकली अर्थ डेज है। इसका मतलब समझिए क्या है। इसे मान लीजिए आज से 1 साल बाद जो अर्थ पे डेट है वही डेट लौट करके आएगी। ठीक है, लेकिन आज से 88 अर्थ डेज के बाद, यानी करीब करीब 3 महीने के बाद मरकरी का 1 साल पूरा हो चुका होगा। यानी मरकरी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर काट के वापस आ चुकी होगी। ब्रॉडली इसका मतलब ये हुआ। 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज। धरती को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 1 दिन का वक्त लगता है, दैट इज कॉल्ड एज 1 अर्थ डे। लेकिन मरकरी को अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने में 59 अर्थ डेज का टाइम लगता है, बहुत स्लो रोटेट करता है। अच्छा, बाकी डेटा तो आप लोग देख लेंगे। इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात देखिए रिगार्डिंग वीनस। वीनस का 1 ऑर्बिट टाइम 255 डेज और 1 स्पिन टाइम 243 डेज। अब अगर आप अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अर्थ के 365 स्पिन्स मेक 1 ऑर्बिट अराउंड सन। वीनस का 1 स्पिन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ऑर्बिट, मतलब वीनस पे एक दिन करीब करीब 1 साल के बराबर होता है। ये आप कह सकते हैं कि वीनस पे करीब करीब एक दिन 1 साल के बराबर होता है। बाकी सारे फैक्ट्स आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि मरकरी से लेकर मार्स तक को बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, और ये सारे के सारे रॉकी प्लैनेट्स होते हैं। जुपिटर ऑनवर्ड्स जो है इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। ये बहुत बड़े साइज के हैं और ये मोस्टली गैस के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि चैप्टर 1 जो है क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, उसकी कंप्लीट कवरेज आपको दे सकूं। तो जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं उनके ऑप्शंस को डिस्कस किया, अप्रोच को डिस्कस किया, उसके अलावा जहां जहां उन क्वेश्चंस में और वैल्यू ऐड कर सकता हूं उसको भी ऐड किया। उसके बाद भी जब लगा कि नहीं कोई भी चीज छूट ना जाए तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए फ्रॉम एनसीईआरटी, ताकि आप उसको देख सके। उसमें जो भी इंटरेस्टिंग फीचर लगा उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखा होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है चैप्टर को, वीडियो को स्ट्रेट अवे देख लिया है, नो प्रॉब्लम, आप फिर से वापस जाइए और उस चैप्टर को फिर से पढ़िए, और इस वीडियो की पीपीटी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसमें जो भी आपको नोट वर्दी पॉइंट लगता हो अपने लिए, उसको आप बिल्कुल नोट करें, अपने नोट्स में उसको ऐड करें। रिविजन पर्पज से ये जो एमसीक्यूज हैं आपके बहुत काम आएंगे जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो विद दीज वर्ड्स फ्रेंड्स, आई अगेन थैंक यू। अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो क्लास 6 के चैप्टर 2 ज्योग्राफी को भी डील करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।